हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सीपी सर की क्लास में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12th राजनीति विज्ञान का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां किया था। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। और सेकंड चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर। जैसा कि चैप्टर के टाइटल से स्पष्ट है, एक दल का मतलब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से है। और शुरुआत के जो 3 आम चुनाव थे भारत के अंदर है, उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। तो उस दौर का जिक्र है वो इस चैप्टर में हम करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद में हमारे सामने जो दूसरी चुनौती थी वो थी लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। तो भारत ने किस प्रकार है वो लोकतंत्र की स्थापना की, उसका हम जिक्र करेंगे। अब देखिए, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो सबसे पहले हमारे सामने चुनौती क्या थी? लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती थी। स्वतंत्र भारत के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। हमारे नेताओं के मन में था कि यदि हमें इस भारत के अंदर वास्तविक रूप से देशवासियों को आजाद करना है तो हमें लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी। हर समाज के लिए यह फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा, कायदे कानून क्या होंगे। ये सारे सवाल है हमारे सामने मौजूद थे। किसी भी समाज में कई समूह हो सकते हैं, इनकी इच्छाएं अलग अलग होती है या एक दूसरे के विपरीत भी होती है। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपटें, इन सब सवालों का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया, स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। और ये संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में क्या हो चुका था? लागू हो चुका था। देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से अब निर्वाचित सरकार चलाएगी और संविधान ने नियम तय कर दिए और अब इन सभी नियमों पर अमल करने की जरूरत थी। अब देखिए, अगर देश में लोकतांत्रिक सरकार बनानी है, लोकतंत्र की स्थापना करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करवाने पड़ेंगे? आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। और चुनाव करवाने के लिए संविधान में एक संस्था का जिक्र है जिसका नाम है चुनाव आयोग, यानी इसका दूसरा नाम निर्वाचन आयोग भी है। दोस्तों देखिए आगे, भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। प्रश्न आ सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को भारत का निर्वाचन आयोग है वो बना था। इसे आप देखिए, चुनाव आयोग के अंदर जो मुख्य व्यक्ति होता है उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है, तो आप जरूर याद रखें। निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अब देखिए, चुनाव आयोग ने क्या पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराने के लिए चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। अब देखिए, आपको पता है कि जब भारत में ब्रिटिश शासन था उसमें जो प्रांतों की सीमाएं हैं वो अंग्रेजों के अनुसार तय होती थी। अब भारत में अगर हमें चुनाव करवाना है तो जो हमारे लोकसभा के मेंबर हैं या फिर विधानसभा के जो मेंबर हैं उनके लिए हमें अलग अलग सीटें आरक्षित करनी होगी। इसके लिए सीमांकन जरूरी था। फिर मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था कि देश में कितने लोग मतदाता है, तो उनकी वोटर लिस्ट बनाना भी जरूरी था। अब यहां से प्रश्न आ सकता है कि चुनाव आयोग के सामने क्या क्या कार्य थे। आगे देखिए, उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। भारत में 1952 में कितने मतदाता थे? 17 करोड़ मतदाता थे। और इनको 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 एमपी चुनने थे। तो उस समय आपको पता है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, तो उन्हें 3200 विधायक और 489 सांसद है वो चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15% ही साक्षर थे। प्रश्न आ सकता है कि जो कुल मतदाता थे उनमें कितने परसेंट पढ़े लिखे थे? मात्र 15%। इसी कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना पड़ा और चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने के लिए
3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को ट्रेनिंग दी कि आपको किस तरीके से चुनाव करवाना है। अब देखिए, जैसे भारत के अंदर निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाने का फैसला किया, तो अब जो विभिन्न प्रकार के जो न्यूज़पेपर है, जो राजनीतिक विचारक है, वो क्या कह रहे हैं। एक हिंदुस्तानी संपादक ने क्या कहा, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ। किसको? इस चुनाव को। फिर एक मैगजीन थी जिसका नाम था ऑर्गेनाइजर, उसने क्या लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमताधिकार असफल रहा। इस प्रकार लोग ताने मार रहे थे, लोगों को विश्वास था कि भारत के अंदर बड़ी अनपढ़ जनता है, निरक्षर लोग हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो ये चुनाव क्या क्या जानेंगे, चुनाव बताओ। तो ये सारी चीजें हैं, वो दुनिया है, वो हमारे सामने सवाल उठा रही थी। अब देखिए, सबसे पहले भारत के अंदर होता है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 1952 में। ये देखिए, देश का प्रथम आम चुनाव है, देश का प्रथम आम चुनाव है, जो 1951 के अक्टूबर से लेकर फरवरी 1952 तक हुआ। तो देखिए, वास्तविक रूप से देश के अंदर जो प्रथम निर्वाचन है वो कब हुआ था? 1951 के अक्टूबर से लेकर 1952 के फरवरी तक। अब इसको हम अमूमन 1952 का आम चुनाव ही कहते हैं, क्योंकि देश के जो अधिकांश हिस्से हैं उनमें मतदान है वो जनवरी फरवरी 1952 में ही हुआ था। तो देश के अंदर पहला आम चुनाव कब होता है? 1952 में। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल कितने महीने लगे? 6 महीने लगे। चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, यानी 1952 में एक सीट के लिए कम से कम 4 उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ रहे थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, और दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। हमारे भारत के चुनाव ने ये साबित कर दिया कि आप लोकतंत्र को, भले ही चाहे गरीबी हो, चाहे अनपढ़ लोग हों, लोकतंत्र को आप कहीं पर भी सफल कर सकते हैं। अब देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे, और देश के बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि किस प्रकार भारत में है वो ये चुनाव हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। यानी दुनिया के सामने, आपको पता है भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है। हमने दुनिया के सामने दुनिया को ये दिखा दिया कि हमारे पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, इसके बावजूद हम है वो लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट जवाब दिया उन पश्चिमी मुल्कों को जो हमारे ऊपर हंस रहे थे। आगे चलते हैं, मतदान के बदलते तरीके। अब देखिए, यहां से आपको क्या सीखने को मिलेगा कि एक तो जो पहला आम चुनाव था और आज के जो चुनाव हो रहे हैं, इनमें मतदान के तरीकों में, यानी वोट डालने की प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव आए हैं वो देखते हैं। इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ईवीएम बोलते हैं। यानी आज हम चुनाव के लिए ईवीएम का यूज करते हैं। इसके जरिए मतदाता उम्मीदवारों के बारे में अपनी पसंद जाहिर करते हैं। पहले आम चुनाव में फैसला किया गया कि हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मत पेटी रखी जाएगी और इस मत पेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। अब देखिए, जो पहला आम चुनाव हुआ उसके अंदर क्या था। अब मान लो किसी सीट पर अगर 3 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं तो 3 अलग अलग मत पेटियां रखेंगे, ठीक है, और उन तीनों मत पेटियों के ऊपर उस उम्मीदवार का, तीनों उम्मीदवारों का नाम होगा, और जिस व्यक्ति को मान लो 1 नंबर को वोट डालना है वो अपनी पर्ची इसमें डालेगा, जिसको 2 नंबर को वोट देना है वो इसमें डालेगा, ये वाला इसमें डालेगा। इस प्रकार क्या किया गया, 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल किया गया, 20 लाख स्टील के बक्सों का। शुरुआती 2 चुनावों के बाद यह तरीका बदल दिया। तो जो पहला और जो दूसरा आम चुनाव था उसमें प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मत पेटी रखी जाती थी। अब देखिए, दूसरे आम चुनाव के बाद में क्या किया, अब मत पत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। अब देखिए, अब वहां पर एक ही पेटी होती थी, आपको एक मत पत्र दिया जाएगा, इसके अंदर है वो सभी उम्मीदवारों के नाम होंगे। आपको जिस भी उम्मीदवार को वोट डालना है उसके सामने आप मोहर लगाइए और इस पर्ची को फोल्ड करके इस बक्से के अंदर डाल दीजिए। अब एक ही बक्सा था। मतदाता को इस मत पत्र पर
अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगानी होती थी और यह तरीका अगले 40 वर्षों तक चला। कब तक है? 40 वर्षों तक। अब देखिए, सन 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू किया। तो भारत में ईवीएम का इस्तेमाल कब शुरू हुआ है? 1990 के दशक के अंत में, और 2004 तक पूरे देश में ईवीएम से चुनाव होने लगे। तो शुरुआत तो मैंने कब की? 1990 के दशक के अंत में, और 2004 से पूरे देश में है वो ईवीएम से चुनाव होने लगे। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए, चुनाव तो हो गया, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व है भारत के शुरुआत के 3 आम चुनाव में, किस पार्टी का प्रभुत्व है? कांग्रेस पार्टी का। अब कांग्रेस पार्टी की प्रभुत्व की प्रकृति क्या है, कैसा प्रभुत्व है, किस टाइप का प्रभुत्व है, वो हम देखते हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ? कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है 1885 में, और यह नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारी वर्गों का एक हित समूह था। अब ये बात हो रही है शुरुआत की। शुरुआत में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस शिक्षित लोगों के और जो कामगार थे और व्यापारी थे उनका एक हित समूह था। लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। किसने? कांग्रेस पार्टी ने जन आंदोलनों का रूप लिया। कब? 1920वीं सदी में, यानी 1915, 20 या 30 के आसपास। इस वजह से कांग्रेस जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा है वो कायम हुआ। शुरू में कांग्रेस में, अब देखिए, स्टार्टिंग में कांग्रेस में अंग्रेजी दा, अगड़ी जाति, उंचले मध्यम वर्ग और शहरी अभिजन, यानी ये लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाए तो कांग्रेस का सामाजिक आधार बढ़ा, लोग कांग्रेस से जुड़ने लगे। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ दिया। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व है उसको हम देखते हैं। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा था। इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका था। अब देखिए, प्रश्न आएगा कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व है उसका कारण क्या था? कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का कारण क्या था? तो देखियो, एक तो ये क्या थी, बड़ी सुसंगठित पार्टी थी, इसका संगठन बड़ा जबरदस्त था। दूसरा, अव्वल और इकलौता, यानी तब लोगों के पास विकल्प ही नहीं थे। जो जो देश के दूरस्थ एरिया की जो जनता थी, लोग थे, वो दूसरी पार्टियों का नाम ही नहीं सुना उन्होंने, तो कांग्रेस को फायदा हुआ इसका। एक इसका नेटवर्क हर घर तक फैला था, ठीक है। और कांग्रेस की प्रकृति से सबको साथ लेकर चलने की, और कांग्रेस पार्टी की जो सफलता की जड़ें हैं वो स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है। यानी कांग्रेस को जो आजादी के आंदोलन में जो विरासत हासिल थी उस वजह से भी कांग्रेस को क्या मिला? फायदा मिला। आगे चलते हैं, कांग्रेस प्रणाली क्या है? अब हम अध्ययन करते हैं कांग्रेस प्रणाली के बारे में। देखिए, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, अब प्रश्न यहां से आएगा 2 नंबर का कि कांग्रेस किस प्रकार है, सामाजिक आधार पर भी और विचारधारात्मक आधार पर भी एक गठबंधन के रूप में थी जब पहला आम चुनाव हुआ तब। देखिए, कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बासिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक, मध्यम, निम्न और उच्च वर्ग और सभी जातियों को जगह मिली थी। यानी स्टार्टिंग के अंदर हमने क्या बात की कि कांग्रेस है वो एक सामाजिक गठबंधन थी। अब सामाजिक गठबंधन का मतलब क्या है? कांग्रेस से किसान भी जुड़े थे, बिजनेसमैन भी जुड़े थे, गांव के, शहर के, या फिर जो मजदूर है, मालिक है, मध्यम वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग और उच्च वर्ग के लोग, ये सभी कांग्रेस में साथ मिलकर काम करते थे। और धीरे धीरे जो कांग्रेस का नेटवर्क है वो भी क्या होने लगा? बढ़ने लगा। इसका नेतृत्व अब उच्च वर्ग या उच्च जाति के पेशेवर लोगों के तक सीमित नहीं रहा। इसमें खेती किसानी की बुनियाद वाले और गांव वीरान के तरफ रुझान रखने वाले नेता भी उभरे। अब जब कांग्रेस ये गठबंधन थी तो उसमें जो गांव से और खेती से जुड़े जो लोग थे वो भी कांग्रेस में लीडरशिप करने लगे, नेतृत्व करने लगे। आजादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। यानी मानो कांग्रेस के अंदर 7 रंगों का गठबंधन है। इसमें चाहे कोई वर्ग हो, जाति हो, धर्म हो, भाषा हो या कोई हित हो, इन सब के आधार पर कांग्रेस की एक बड़ी विशेषता थी कि कांग्रेस इन सब को जोड़कर मिलाकर काम करती थी, इनको साथ लेकर चलती थी। इनमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक में कर दिया। कई बार तो यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक सार नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। अब कई बार क्या हुआ
कई लोग तो कांग्रेस की विचारधारा में डायरेक्ट शामिल हो गए। अब कई लोग ऐसे भी थे जो जुड़े हुए कांग्रेस से थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी, अलग तरीके से वो काम करते थे, लेकिन उनको भी कांग्रेस अपने साथ समावेशित करके रखती थी। अब तक हमने बात की कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन थी। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस एक विचारधारा के आधार पर भी गठबंधन थी। कांग्रेस के अंदर भले ही वो क्रांतिकारी विचारधारा का हो, शांतिवादी विचारधारा का हो, कंजर्वेटिव हो, रेडिकल हो, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, ये जितनी भी विचारधाराएं हैं, इन सब विचारधाराओं के लोगों को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस के अंदर एक बड़ी अनूठी शक्ति थी। कांग्रेस को एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक हित समूह राजनीतिक दल आते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। और आजादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाजत थी। अब उस समय आज की परिस्थितियां अलग है और उस समय की परिस्थितियां बहुत अलग थी। उस समय कई पार्टियां ऐसी भी थी जो खुद कांग्रेस के साथ में रहकर काम करती थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस है वो क्या थी, एक विचारधारा के आधार पर और सामाजिक आधार पर एक गठबंधन का रूप थी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को हम क्या कहते हैं, कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा और अगले क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए, रिवाइज करिए और नोट्स फॉर्म में भी आप है वो इस चैप्टर को लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।